नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आगामी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम घटना चक्र आई दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन की सहायता से अपने करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर आप एक गंभीर प्रकृति के विद्यार्थी हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, तो इस मैगज़ीन को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया। आपने ये मैगज़ीन अब तक पढ़ ली होगी और नहीं पढ़ी है तो कहीं न कहीं आप में गंभीरता की थोड़ी कमी है, आप एग्ज़ाम के प्रति सीरियस नहीं हैं। तो जितनी भी वीडियोज़ मैं इस मैगज़ीन पर बना रहा हूँ, इनको आप सिर्फ़ रिवीज़न वीडियो की तरह लें और जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो आपके सामने आपकी मैगज़ीन ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है? आपने पढ़ ली होगी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझसे भी सीनियर होंगे। आप में से कुछ ऐसे होंगे जो हमारे छोटे भाई होंगे, तो उनको थोड़ा-सा गाइडेंस देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि मैगज़ीन को पढ़ना कैसे है। इस पर मैं काफ़ी वीडियो अब तक बना चुका हूँ। नेशनल खत्म कर दिया हमने, इंटरनेशनल खत्म कर दिया, संक्षिप्तियाँ जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। 7 से 8 क्वेश्चन संक्षिप्तियों से बनते ही बनते हैं। तो अब संक्षिप्तियों का बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है, ये खत्म होने वाली हैं, यहाँ से समाप्त होने वाली हैं। तो यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें अलग से बताते चलूँगा और आपको ये बताते चलूँगा कि मैगज़ीन में से कौन-सा पार्ट या कौन-सा पार्टिकुलर फैक्ट जो है वो आपको यहाँ से विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए बिना इधर-उधर की बातें किए सीधे पॉइंट पे आते हैं और अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयोग और समितियों की बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें से संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया था। ये हाल ही की घटना है, आप सभी को पता होगा, कुछ लोग संसद में एंटर कर गए थे, तो उसी की सुरक्षा की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बन सकता है कि जो ये समिति गठित हुई थी, ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष कौन है, कौन इसकी अध्यक्षता कर रहा है? तो सीआरपीएफ के डीजी, सीआरपीएफ के महानिदेशक जिनका नाम है अनीश दयाल सिंह। ठीक है, ये सीआरपीएफ के डीजी हैं, अनीश दयाल सिंह इनका नाम है। ये इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं जो कि संसद सुरक्षा उल्लंघन की जो घटना है उसकी जांच के लिए बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को, पॉसिबिलिटी को तलाशने के लिए एक समिति केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई थी सितंबर 2023 में। हर वीडियो में मैं आपको ये बताते हुए चलता हूँ कि यूपी पीसीएस में जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उन करंट अफेयर्स का मैक्सिमम पार्ट लास्ट 6 मंथ से होता है। मैंने आपको बताया है कि ऐसा नहीं है कि 6 मंथ से और पीछे के करंट अफेयर न पूछे जाते, वो पूछे जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो लास्ट 6 मंथ का होता है। मैगजीन जब आपके सामने होगी तो कोई भी न्यूज़ है या कोई भी घटना है, उसके सामने एक तिथि दे रखी होती है, तो आप थोड़ा सा आइडिया लेकर के चलेंगे कि मार्च में आपका एग्जाम होना है, तो मार्च से 6 मंथ पहले का जो करंट अफेयर है तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब आंखें उस पर डाल लेनी है आपको। बेशक आप उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, लेकिन पढ़ के जरूर जाएं, उस बिना पढ़े नहीं जाएं। और ज़्यादा पुरानी जो घटनाएं हैं, माने जनवरी 2023 की, फरवरी मार्च के आसपास की जो चीज़ें हैं, उन पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसमें से भी कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो होंगी वो मैं आपको साथ ही साथ बताते हुए चल रहा हूँ, ये सभी आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए एक समिति केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई सितंबर 2023 में। और ये समिति कितने सदस्यों वाली समिति है? ये 8 सदस्यों वाली समिति है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो अध्यक्ष का नाम, जैसे कोई समिति की बात आती है तो विशेष रूप से आपको ये दो चीजें तो याद होनी चाहिए कि सदस्यों, कितने सदस्यों की समिति है और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें से क्योंकि 8 सदस्यों की समिति है तो कौन कौन इसमें शामिल है, रटना नहीं, ये सिर्फ पढ़ के जाना है। मैंने क्या बताया था कि रिवीजन करें तो पढ़ के जाना है। और जो चीजें मैं, जैसे आपने भी कुछ चीजें, क्योंकि आपने अपनी तरफ से भी मैगजीन पढ़ी होगी, तो कुछ चीजें आपने भी अपने हिसाब से शॉर्टलिस्ट करी होंगी, आपने अपने हिसाब से भी चीज़ों को रखा होगा, तो वो चीज़ें तो आपको ध्यान देना ही देना है। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ से बताऊंगा, हो सकता है मेरी और आपकी चीज़ें जो शॉर्टलिस्ट की गई हों वो सेम हो। हाँ, ये भी संभव है, क्योंकि हम सभी लोग एक ही एग्जाम पर काम कर रहे हैं, तो चीज़ें मैच कर सकती हैं। तो जो चीज़ें विशेष रूप से ज़्यादा ध्यान देने के योग्य हैं उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा फोकस करना है। बाकी चीज़ें एक बार देख लेनी है सरसरी निगाह से। तो समिति के जो सदस्य हैं, 8 सदस्यीय समिति है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है इसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। तो 8 सदस्यों में कौन कौन शामिल है? एक तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, दूसरे कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में पूर्व नेता विपक्ष जो रहे हैं गुलाम नबी आजाद, ये भी इसके मेंबर हैं। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं एनके सिंह, ये भी इसके मेंबर हैं। लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी, ये 8 मेंबर जो हैं इस समिति में शामिल हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो एनसीईआरटी वाला आ रहा है ये थोड़ा सा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के संशोधन हेतु पैनल
बनाया गया है। तो ये अगस्त 2023 में जो है गठित किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नीपा जो होता है, नीपा के चांसलर जो हैं, जिनका नाम है महेश चंद्र पंत, जो है इस 19 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं इनमें संशोधन किया जाना है, तो उसके लिए पैनल बनाया गया है कुछ लोगों का। तो उसमें कितने मेंबर शामिल हैं? 19 मेंबर शामिल हैं, और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो महेश चंद्र पंत कर रहे हैं। मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए एक समिति बनाई गई है, और पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल जो थी वो इस समिति की अध्यक्ष थी। देखिए, ये अभी दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर तक की जो समितियां हैं ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 6 मंथ के अंडर में आ रही हैं, तो एक बार देख लेना है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है इनको, अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो वैसे ही चीज़ें याद हो जाएंगी। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी नहीं है कि जिनमें बहुत ज़्यादा आपको अंदर गहराई में उतरना हो। ठीक है, तो आपको जो चीज़ें हैं वो समिति किस चीज़ से रिलेटेड थी, किसके लिए बनाई गई थी, कितने सदस्य थे, कौन इसका प्रेसिडेंट था, तो ये सारी चीज़ें देख लेनी है एक बार। तो मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए एक समिति जो है बनाई गई, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये समिति का गठन किया गया था, और समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो नवंबर 2023 में सौंपी है। और इस समिति की जो अध्यक्ष थी, मैंने आपको बता दिया, न्यायमूर्ति गीता मित्तल थे। अब ये जो आ रहा है ना, कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण, ये प्रश्न ऐसा है, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके करंट वाले पोर्शन में भी पूछा जाता है, और आपके स्टैटिक वाले पोर्शन में भी यहाँ से कई बार प्रश्न देखने को मिला है। तो कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण जो था, इसके कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 31 मार्च 2024 तक इसका कार्यकाल जो है वो बढ़ाया गया है। जुलाई 2023 में इसका निर्णय लिया गया, और वर्तमान में ये जो अधिकरण है, कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में कृष्णा नदी के जल के बंटवारे से संबंधित जो भी विवाद है उनकी सुनवाई कर रहा है। अब यहाँ से कुछ अतिरिक्त चीजें हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा सर्च करिए और थोड़ा सा उन पर काम कीजिए। जैसे कि ये जो कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण है, ये सबसे पहले जो इसका जो न्यायाधिकरण बना था, कब बना था? ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे याद है मैं आपको बताता हूँ। 1973 में जो है, हो सकता है मैं ईयर थोड़ा सा भूल रहा हूँ, लेकिन एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण न्यायाधिकरण जो बना था वो 1973 में सबसे पहले बना था। ठीक है, इसके बाद में फिर एक बार फिर इसको जो है, इसका एक तरह से कह सकते हैं कार्यकाल बढ़ाया गया या इसको रिन्यू किया गया, यानी इसका जो दूसरा चरण है वो 2004 में आया। ठीक है, अब यहाँ से आपकी जो पॉलिटी वाला पोर्शन है उसमें एक चीज़ या एक आर्टिकल आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि जो अंतर्राज्यीय जल विवाद होते हैं, ठीक है, इंटर स्टेट जल से जुड़े हुए जो विवाद होते हैं, उनके न्याय निर्णयन का जो प्रावधान किया जाता है, ठीक है, वो किस आर्टिकल में है? ये प्रावधान किस आर्टिकल में, जो अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा होता है उससे जुड़ा हुआ जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है? ठीक है, और अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णयन से जुड़ा हुआ जो प्रावधान होता है या उस पर कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? तो ये चीज़ आप तो बताएंगे। इसके अलावा कृष्णा नदी आ रही है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, और कृष्णा नदी पर कौन कौन सी जो परियोजनाएं हैं या फिर कह सकते हैं बांध वगैरह हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक श्री शैलम बांध आता है, कृष्णा नदी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो है, छोटी मोटी चीज़ें, आप थोड़ा सा इस पर काम करते रहिए। तो यही जो है करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका होता है। थोड़ा सा अभी थोड़ा समय कम है, क्योंकि जब मैंने राष्ट्रीय करंट अफेयर कराया, आपको इंटरनेशनल कराए, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा जो है आपको यहाँ से प्रोवाइड करी हैं। तो क्योंकि समय भी जो है थोड़ा सा कम है, और करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा हमको ज़्यादा ध्यान देना है, और क्योंकि अब इस पर और ज़्यादा अंदर तक काम करने लग जाएंगे, ज़्यादा काम करने लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मूल काम है करंट अफेयर्स को रिवाइज करने का वो छूट जाएगा। बाकी जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आती हैं? वो जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स होते हैं वहीं से पूछी जाती हैं। और बाकी आर्थिकी वाला जो पोर्शन है, आपको पता है कि आर्थिकी वाले पोर्शन में जो मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं वो करंट बेस्ड ही रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपकी आती है अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए समिति। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय एम सप्रे की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश की है। ये मामला आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो अभय एम सप्रे जो है इसके अध्यक्ष थे, ये याद रखेंगे। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए जो समिति बनी थी, 6 सदस्यीय समिति, अध्यक्ष कौन थे? अभय एम सप्रे। ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। जो चीज़ें मैंने छोड़ रखी हैं वो केवल उनको मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
तो जो जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनके मूल्यांकन और उनकी जो मान्यता देने की प्रक्रिया है उसको और सशक्त बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस समिति का गठन किया गया और समिति ने रिपोर्ट जो है अपनी 12 मई 2023 को जो है सौंपी। ठीक है, तो इसका गठन जो किया गया था वो आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष और कानपुर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉक्टर के राधा कृष्णन की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के राधा कृष्णन। इसके बाद में आता है आपका बहुपक्षीय विकास बैंकों की मजबूती देने हेतु G20 विशेषज्ञ समूह। तो ये जो G20 विशेषज्ञ समूह था ये भारत की G20 अध्यक्षता के तत्वावधान में गठित किया गया था मार्च 2023 में। उद्देश्य क्या था? एक उन्नत एमडीबी इको प्रणाली का रोड मैप तैयार करना इसका उद्देश्य था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एमेराइट अध्यक्ष प्रोफेसर लॉरेंस समर्स और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह जो है इस समूह के सह संयोजक हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटर हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए समिति, और इस समिति के अध्यक्ष हैं टीवी सोमनाथन। इनको याद रखिएगा क्योंकि पेंशन का मुद्दा अभी भी एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा बन रहा है और ये काफी समय से एक बड़ा मुद्दा है और इस वजह से यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना थोड़ी सी बन जाती है। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो है, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस जो है, उसमें सुधार के लिए जो समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष हैं टीवी सोमनाथन। 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी जो है वो प्रदान की गई है 22 फरवरी 2023 को। इसका कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 अगस्त 2024 तक जो है 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया गया है और वर्तमान में ये जो आयोग है 22वां विधि आयोग है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। इसके बाद में सम्मेलन और समारोह आते हैं। इंडस फूड 2023 ये कहाँ पे आयोजित हुआ? ये इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ। बस इतना ही है इसमें, और मतलब बहुत सारे इसमें छोटे छोटे फैक्ट्स दे रखे हैं, तो काफी सारे फैक्ट्स हैं, उसमें से सारे याद नहीं करने। मैंने क्या बताया था, पढ़ने थोड़े से उनको मतलब एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, जहां पर विशेष ध्यान की आवश्यकता होगी मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो इंडस फूड याद रखेंगे क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और क्योंकि जनवरी 2024 का न्यूज है, जनवरी 2024 का आपका ये कह सकते हैं तथ्य है, तो इसको याद रखना है। इंडस फूड 2023 ये था इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा। ठीक है, 8 से 10 जनवरी 2024। 28वां इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन 2023 ये दुबई में आयोजित हुआ और इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी नौसेना प्रमुखों का 8वां सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित किया गया? ये थाईलैंड। ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। किसके द्वारा आयोजित किया गया? रॉयल थाई नेवी के द्वारा। 99वां विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह 2023 ये जब संगीत की बात आ रही है, तानसेन की बात आ रही है, तो जगह याद करने में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। संगीत की नगरी ग्वालियर, ग्वालियर में जो है इसका आयोजन हुआ और यहाँ से इसको थोड़ा सा देखिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। इस समारोह में प्रदर्शन करने वाले 1300 तबला वादकों ने 1300 तबला वादकों ने एक साथ सबसे बड़े तबला समूह का जो खिताब है वो हासिल किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। तो इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं है क्योंकि ये आएगा अगर आपके सामने स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बना के देगा, 1300 की जगह 1200 कर दे। 1200 तबला वादकों ने जो है एक समूह बना करके तबला वादन में जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। और ये जो समारोह था, तानसेन समारोह था, इस अवसर पर कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट को, इनका नाम याद रखना, पंडित गणपति भट्ट को जो है प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान प्रदान किया गया। तानसेन सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। और जब तबला वादन की बात आ रही है तो तबला दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को जो है तबला दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी समारोह के अवसर पर 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाए जाने की जो है घोषणा की है। देखिए अब इसके बाद में जैसे अब यहाँ तक जहाँ तक ये जो संक्षिप्त की वाला पोर्शन इस वीडियो में मैं खत्म करूंगा, उसके बाद में जैसे आपके दिवस चालू हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट बुक्स चालू हो जाएंगी। तो दिवसों में विशेष रूप से आपको ऐसे दिवस याद रखने, क्योंकि अब तक हमने राष्ट्रीय करा, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स करे, उसमें बहुत सारे दिवसों के नाम आए हैं, पहले से ही आए हैं। तो ऐसे दिवस जो हाल ही में चर्चा में रहे, तो ऐसे दिवस जनरली पूछे जाएंगे। मतलब बहुत आपका लक अच्छा होता है तभी आपको कुछ ऐसे दिवस पूछे जाते हैं जो बिल्कुल सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं। जैसे आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाए
जल दिवस, पृथ्वी दिवस, है ना, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, बाल दिवस, तो इस तरीके के नहीं पूछे जाते जनरली। थोड़ा सा अटपटा या कुछ ऐसा डिफरेंट चीज होती है जिसको आप थोड़ा सा छोड़ करके चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो न्यूज से जुड़ा हुआ कोई ऐसा डे है जो विशेष रूप से चर्चा में रहा है, तो ऐसे दिवसों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस समारोह के अवसर पर 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तबला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। इसके बाद में आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित हुआ, ठीक है। इसके बाद में आसियान इंडिया मिलेट श्री अन्न महोत्सव, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 27वां WAPAI विश्व निवेश सम्मेलन, ये भी जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका थीम क्या था? थीम था इसका एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स, ठीक है, एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स IPS पायनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ। और ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो सम्मेलन है, ठीक है, WAPAI विश्व निवेश सम्मेलन जो है ये पहली बार भारत में आयोजित हुआ है, ठीक है। ये पहली बार भारत में आयोजित हुआ है तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसकी थीम आपको याद रख लेना, ठीक है, एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स IPS पायनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ। तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023, ये भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका जो थीम था वो था बायो इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। 9वां इंडिया फूड एक्सपो, जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं बोल दूंगा, 9वां इंडिया फूड एक्सपो लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। लखनऊ में आयोजित हुआ है, यूपी का एग्जाम है, तो इसकी इंपॉर्टेंस अन्य की अपेक्षा थोड़ी सी बढ़ जाती है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन हुआ है। आयोजक कौन था इसका, किसकी मदद से इसका आयोजन किया गया? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA के द्वारा जो है 9वें इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन लखनऊ में किया गया। सह आयोजक कौन था? बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग। भागीदार देश का नाम विशेष रूप से याद रखेंगे। 9वें इंडिया फूड एक्सपो 2023 में जो कि लखनऊ में आयोजित हुआ, इसमें भागीदार देश कौन था? वियतनाम था। इसके बाद में आता है आपका 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, ये केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ। इसका थीम क्या था? इसका थीम था स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती चुनौतियां और पुनरुत्थानशील आयुर्वेदा। जल इतिहास उत्सव, ठीक है, जल इतिहास उत्सव ये इंपॉर्टेंट है। जल इतिहास उत्सव ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जल इतिहास उत्सव जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? दिल्ली के महरौली स्थित शमशी तालाब जहाज महल में, ठीक है, शमशी तालाब जहाज महल में इसका आयोजन किया गया। और इसमें ये भी आपको याद रखना है, केवल जल इतिहास उत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ ये याद तो रखना ही रखना है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखना है किस मंत्रालय के द्वारा। जब जल इतिहास है तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ही आयोजित हुआ होगा। हॉर्नबिल महोत्सव आरओ में पूछा गया है, अभी जो आरओ का एग्जाम हुआ है। हाँ, एक चीज और आपसे बोलना चाहूंगा कि जितने भी मैक्सिमम आप में से हमारे मित्र, भाई, बंधु, भैया, बहन, जितने भी UPPCS प्रीलिम्स देने जाएंगे 17 मार्च को, उन सभी ने आरओ की परीक्षा भी जरूर दी होगी। और ये बिल्कुल मतलब आप ये मान करके चल सकते हैं, अगर बहुत बुरी स्थिति रही, ठीक है, मतलब इसमें इस संसार में भगवान नाम की कोई चीज नहीं रही और इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रही, तो हो सकता है कि आरओ का एग्जाम ना हो दोबारा, बल्कि आरओ का एग्जाम दोबारा होना ही होना है। तो उसको भी दिमाग में रखिएगा, मतलब ये माइंड में रखिएगा कि एक बार फिर से अगर आपका पेपर खराब हुआ हो तो एक बार फिर से आपको मौका मिल रहा है, और दोबारा एग्जाम होगा तो 1-2 महीने में एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि अब इसके बाद में आपको पता है इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद में फिर इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो फिर चीज़ें इस तरीके से गवर्नमेंट वगैरह सारी जो अधिकारी वगैरह होते हैं वो उन सारी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने मिलेंगे। 3 महीने तो मिलने ही मिलने हैं, ये डेफिनेटली आप मान करके चलें, 4 भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो आगे जाएगा एग्जाम, और 99% ये एग्जाम होना ही होना है। वैसे 100% भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इतना इनकी जो मानवता होगी वो मरी नहीं होगी, थोड़ी बहुत तो इनके अंदर जमीर जिंदा होगा, ठीक है, क्योंकि जो सारी चीजें पूरे उत्तर प्रदेश को पता है, सभी लोगों को पता है, इतने लोगों ने इसमें अपीयर किया, इतने लोगों ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, उन सभी लोगों को पता है। अरे उत्तर प्रदेश को छोड़ो, उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं उन सभी को पता है, राजस्थान वालों को पता है, बिहार वालों को पता है, उत्तराखंड वालों को पता है, ठीक है, सबको पता है कि एग्जाम का पेपर जो है, क्योंकि ये एग्जाम केवल उत्तर प्रदेश के छात्रों ने नहीं दिया, ये बाहर के स्टेट के छात्रों ने भी दिया, इसमें काफी सारे थे, MP से थे, राजस्थान से थे, बिहार से थे, उत्तराखंड से थे, काफी अलग अलग स्थानों के जो छात्र थे वो इसमें सम्मिलित, वो सबको पता है कि पेपर आउट हुआ है, लेकिन सिर्फ सरकार को नहीं पता है।
न आयोग को पता है कि पेपर आउट हुआ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये उनकी अहम पर चोट है। तो अगर वो इस बात को स्वीकार करेंगे तो कहीं ना कहीं ये उनकी किरकिरी है, तो वो इसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। लेकिन चलिए, जो होगा बढ़िया होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही था। बीच में मैं थोड़ा सा आपका समय में थोड़ा सा ध्यान उधर दूसरी तरफ ले गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दिमाग में लेकर के चलें कि हमें आरओ भी देना है। ठीक है, आरओ का पेपर होगा, डेफिनेटली होगा। 24वां हॉर्नबिल महोत्सव आरओ में पूछा गया, नागालैंड में आयोजित हुआ। ठीक है, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल, बिल बिल मतलब नाग कहाँ रहता है, बिल में रहता है, ऐसे याद कर लेना। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। हैमफेस्ट इंडिया 2023 ये जो है गुजरात में आयोजित हुआ है, गुजरात के साइंस सिटी अहमदाबाद में। ठीक है, साइंस सिटी अहमदाबाद में हैमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में आता है विंग्स इंडिया 2024। ठीक है, विंग्स इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। विंग्स इंडिया 2024 जो है, ये नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का बिगेस्ट प्रोग्राम है, और इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे हुआ? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। कहाँ पे? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये भी महत्वपूर्ण है। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में हुआ, हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन हुआ। थीम क्या था इसका? विज्ञान और प्रौद्योगिकी अमृतकाल में सार्वजनिक लोक संपर्क। वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन, वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023, ये अहमदाबाद के गुजरात में साइंस सिटी में जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, विश्व मात्स्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मात्स्यिकी दिवस, वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? 21 नवंबर। ठीक है, यदि मैं गलत नहीं हूँ, 21 नवंबर को ही मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व मात्स्यिकी दिवस मनाया जाता है। और 2023 के विश्व मात्स्यिकी दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? छोटे पैमाने पर कारीगर मत्स्य पालन के लिए सक्षम नीति वातावरण बनाएं। छोटे पैमाने पर जो कारीगर हैं वो मत्स्य पालन के लिए क्या बनाएं? सक्षम नीति वातावरण बनाएं। ये वर्ल्ड फिशरीज डे 2023 की थीम थी, ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 की बात करें तो इसका एक अपना मुख्य विषय था। ये मुख्य विषय क्या था? मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं। मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन, ठीक है, क्योंकि जो मत्स्य पालन है ये भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट है, तो ये इसको बोल सकते हैं हम जलीय कृषि धन। तो मछली पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं, ये इस प्रोग्राम की थीम थी, याद रखिएगा, ये प्रोग्राम की थीम थी। और जो मतलब वर्ल्ड फिशरीज डे की जो थीम है वो मैंने आपको बता दी। तो दोनों थीम जो है इनमें अंतर रखेंगे, थोड़ा सा मतलब मिक्स नहीं कर देंगे दोनों को। दूसरा, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, ये भारत की मेजबानी में वर्चुअली आयोजित किया गया। अध्यक्षता इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी। दुबई एयर शो 2023, तो दुबई एयर शो है तो दुबई में ही आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इसमें याद रखने की चीज क्या है कि दुबई एयर शो 2023 जो था, इसमें वायुसेना के किस विमान ने हिस्सा लिया और कौन सा हेलीकॉप्टर जो है इसमें शामिल हुआ। ठीक है, तो दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान जिसका नाम है LCA तेजस, और अत्याधुनिक हल्का हेलीकॉप्टर ALH जिसका नाम है ध्रुव। तो ध्रुव और तेजस ने जो है इसमें हिस्सा लिया था दुबई एयर शो में। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा, सरस आजीविका मेला हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया गया। 5वां वार्षिक भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2023 न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। पहला इंडस एक्स निवेशक सम्मेलन, पहला इंडस एक्स निवेशक सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और इसी सम्मेलन के दौरान इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज जिसका नाम है गुरुकुल, गुरुकुल क्या है? एक इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज है। इसका शुभारंभ पहले इंडस एक्स निवेशक सम्मेलन 2023 के दौरान किया गया। इसके बाद में आते हैं विश्व पर्यटन बाजार, ये लंदन यूके में आयोजित हुआ। दूसरा, विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम नीदरलैंड के द हेग में आयोजित हुआ। थीम क्या था इसका? एनहेंसिंग एक्सेस टू मेडिसिन एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये इसका क्या था? थीम था। तो ये जिन पर मैंने निशान नहीं लगाया है, जिनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, तो उनको सिर्फ पढ़ना है, आपको सुनना है। यानी नजर आपकी मैगजीन पर, कान आपके मेरी आवाज की तरफ, बस इतना कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। दूसरा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, ये भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ। दूसरा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कहाँ पे हुआ? ये भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। याद क्या क्या रखना है इसमें? दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के बारे में, दिल्ली में तो ये आयोजित हुआ,
मुख्य विषय क्या था, इसका थीम क्या था, समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का मुख्य विषय था भागीदार देश नेदरलैंड, फोकस देश जापान, शुभंकर जरूर याद रखेंगे। दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का शुभंकर क्या था, मिल इन, ठीक है, मिल इन जो है इसका शुभंकर था। छठवां इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023, ये बेंगलोर में आयोजित हुआ और इसका थीम था मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड छठे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का थीम था। G20 मानक संवाद 2023, G20 मानक संवाद 2023 भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। थीम याद रखेंगे, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, शून्य दोष शून्य प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023, 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 चेक गणराज्य के प्राग में आयोजित की गई। किस थीम के साथ में, प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन, प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन, ये इसका थीम था। भारतीय भाषा उत्सव महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, और इसमें याद ये रखना है कि ये भाषा उत्सव जो था ये कब से कब तक मनाया गया, ठीक है। देखिए जहां डेट याद करने की होती है मैं आपको बता देता हूँ कि डेट भी याद करनी है, अब तक मैंने आपको डेट नहीं बताई लेकिन आप बता रहा हूँ। भारतीय भाषा उत्सव की डेट याद रखेंगे, 28 सितंबर से 11 दिसंबर 2023 तक, 28 सितंबर से 11 दिसंबर 2023 तक पूरे देश भर में जो है ये मनाया गया। शुभारंभ किसने किया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से। चौथा नदी उत्सव, चौथा नदी उत्सव जो था ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। किसके द्वारा आयोजित किया गया नदी उत्सव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा। 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023, इसकी बात करते हैं तो 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये भी जो है प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किसके द्वारा आयोजित किया गया 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, तो ये इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO, ठीक है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किस थीम के साथ में, वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड। पंगस महोत्सव महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, पंगस महोत्सव महत्वपूर्ण है, ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में, ठीक है, पंगस महोत्सव जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा। दिव्य कला मेला महत्वपूर्ण है, दिव्य कला मेला महत्वपूर्ण है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का है तो आपके लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है। दिव्य कला मेला याद रखेंगे वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और स्थान के साथ साथ इसकी तिथि भी याद रखेंगे। दिव्य कला मेला कब से कब तक मनाया गया, 15 से 24 सितंबर, 15 से 24 सितंबर जो है दिव्य कला मेला आयोजित किया गया। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया। इस थीम के साथ में सुरक्षित व सुदृढ़ बांध सुनिश्चित करें राष्ट्र की समृद्धि। भारत यूके 12वीं आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता 2023 के बारे में बात करते हैं। इस भारत यूके 12वीं आर्थिक वित्तीय वार्ता के दौरान दोनों देशों ने, भारत ने और यूनाइटेड किंगडम ने, भारत यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की घोषणा की। इस वार्ता के दौरान दोनों देशों ने भारत यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की घोषणा की, जो भारत की राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के समर्थन में विशेषज्ञता और निवेश का लाभ उठाने के लिए एक सहयोगी पहल है। कहां पे ये वार्ता आयोजित की गई, भारत यूके 12वीं आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता कहां पे आयोजित हुई, ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसके बाद में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 की बात करते हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट अगर आपने नेशनल इंटरनेशनल पढ़े हैं तो इससे आप परिचित होंगे, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है ये किन किन के द्वारा जारी किया गया, तो ये NPCI, ठीक है, NPCI, PCI और FCC, ठीक है, NPCI, PCI और FCC के द्वारा संयुक्त रूप से जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में इसका आयोजन हुआ 5 से 7 सितंबर 2023 तक। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, PCI मतलब पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और FCC मतलब फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, ठीक है। इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया। थीम क्या था इसका, थीम था ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर रिस्पांसिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंक्लूसिव रेजिलिएंट सस्टेनेबल, ये इसका थीम है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का। दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव,
इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव 2023, ये ओडिशा ये जो है काठमांडू में आयोजित किया गया। दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव काठमांडू में आयोजित किया गया। किसके सहयोग से आयोजित किया गया? ओडिशा के KLF द्वारा, ठीक है, यशस्वी प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग से, ठीक है, KLF द्वारा यशस्वी प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग से ये जो है नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव। थीम क्या था इसका? शक्ति एंड भक्ति, सिविलाइजेशन कनेक्शन, नेपाल एज सेंटर ऑफ ग्लोबल थॉट। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 के बारे में बात करते हैं। ये जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। किस किस के द्वारा आयोजित किया गया? नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है, नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। आगे देखते हैं, इसका जो थीम था वो क्या था? समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते कदम। इसके बाद में आता है ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय इनोवेशन फोरम 2023। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय इनोवेशन फोरम 2023 महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। क्या याद रखना है? सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय इनोवेशन फोरम 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये मॉस्को में आयोजित किया गया। दूसरा कि इस इनोवेशन फोरम के दौरान सांता थोटम, ठीक है, सांता थोटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। सांता थोटम कौन है? ये तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी है। तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी सांता थोटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय इनोवेशन फोरम जिसके अंतर्गत सांता थोटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये कहाँ पे आयोजित हुआ? रूस में आयोजित हुआ, ठीक है, रूस के मॉस्को में आयोजित हुआ। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक। ये जो G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक है, ये आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि ये बैठक वाराणसी में हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी? वाराणसी में हुई थी, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत, ठीक है। तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस, ये भी महत्वपूर्ण है। तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 ये बैंकॉक में आयोजित हुई। थीम था इसका जयस्य आयतनम धर्मः, जयस्य आयतनम धर्मः। इसके बाद में आता है 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2023। एशिया की प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी है और ये जो है किसके द्वारा आयोजित की गई? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ दूरसंचार, ठीक है, दूरसंचार विभाग, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया गया। थीम था इसका वैश्विक डिजिटल नवाचार। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन एवं एक्सपो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो ये जो है बेंगलोर में, कर्नाटक के बेंगलोर में आयोजित किया गया। ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन थे? रोहन बोपन्ना, शुभंकर इसका कॉफी स्वामी था। और इसका जो थीम था वो था सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ये जो थीम है ये किसका है? 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो का थीम है, ठीक है, जो कि कहाँ पे आयोजित हुआ था? बेंगलोर में। इंडिया मेडटेक एक्सपो, इंडिया मेडटेक एक्सपो जो है ये फार्मास्यूटिकल्स विभाग भारत सरकार द्वारा गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। किस थीम के साथ में? फ्यूचर एंड डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक्स एंड डिजिटल। दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 ये भी बेंगलोर में आयोजित हुआ। दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ? बेंगलोर में। इसका थीम क्या था? इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, ठीक है, इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। उन्मेष जो कि उन्मेष है, उन्मेष क्या है? ये उन्मेष जो है एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, उसको नाम दिया गया उन्मेष। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 महत्वपूर्ण है। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव याद रखेंगे। ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? पहला चीज, ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय है इसमें, इंडियन गवर्नमेंट का। इसके अलावा किस किसने सहयोग किया है? साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी, इनके सहयोग से ये मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया 3 से 6 अगस्त 2023 को। महत्वपूर्ण है,
याद रखेंगे। थिंक 20 शिखर सम्मेलन 2023 ये मैसूर कर्नाटक में आयोजित किया गया। सेमिकॉन इंडिया महत्वपूर्ण है, सेमिकॉन इंडिया याद रखेंगे, ठीक है। सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया और इसका थीम था भारत की सेमीकंडक्टर व्यवस्था तंत्र को बढ़ावा देना, ठीक है। अब तक इसके बारे में हमने पहले भी करंट अफेयर्स में पढ़ा है कि सेमीकंडक्टर जो है हम जितने भी हमको आवश्यकता होती है, अर्धचालक जो होते हैं वो हम बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। अब उनका जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो हम भारत में करने के लिए जो है काम कर रहे हैं, ताकि हमको बाहर से इनके आयात के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न होना पड़े। तो सेमिकॉन इंडिया इसी को लेकर था, भारत की सेमीकंडक्टर व्यवस्था तंत्र को बढ़ावा देना जो है इसका थीम था। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। खजुराहो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। थीम था इसका अंतिम मील तक पहुंचना, रीचिंग द लास्ट माइल्स। ये पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से जो रीजनल कनेक्टिविटी होती है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी होती है, उसको सुनिश्चित करना इसका थीम था। चौथा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो 2023 नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ह्यूमन प्लैनेट फोरम यूएसए के न्यूयॉर्क में। तीसरा वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन, ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में। थीम था इसका कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड क्रिएट। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो है पहली बार भारत में आयोजित हुआ है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा विशेष रूप से अपनी जो मैगजीन है उस पर थोड़ा सा निशान लगा लेंगे। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि इसका आयोजन जो है पहली बार भारत में हुआ है। 22वीं वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस 2023 मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित की गई। 22वीं वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस कहाँ पे आयोजित की गई? कुआलालंपुर में, ठीक है। किस थीम के साथ में? ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ कार्बन फ्री फ्यूचर। ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ कार्बन फ्री फ्यूचर जो है इसका थीम था। 26वीं वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023 की बात करते हैं, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ। विवा टेक 2023 का आयोजन पेरिस में हुआ, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? ये यूरोप के सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप आयोजनों में से एक माना जाता है, विवा टेक 2023। इंटर सोलर यूरोप जो है ये सौर उद्योग के लिए विश्व की अग्रणी प्रदर्शनी है, ठीक है, सोलर इंडस्ट्री के लिए। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? जर्मनी के म्यूनिख में। फ्यूचर एनर्जी एशिया 2023 ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई ऊर्जा क्षेत्र की प्रदर्शनी है। फ्यूचर एनर्जी एशिया ये ऊर्जा क्षेत्र की क्या है? प्रदर्शनी है। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, इसको थोड़ा सा देख लेंगे, महत्वपूर्ण है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ स्वास्थ्य सभा का। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस बैठक में भारत को रिप्रेजेंट किया। पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन ये आईआईटी बॉम्बे और खनन मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया। इसके बाद में आता है क्वाड लीडर समिट, ये भी महत्वपूर्ण है। क्वाड लीडर्स समिट 2023, पहले तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? ये 4 देशों का समूह है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है। भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन चारों देशों का जो समूह है इनको संयुक्त रूप से क्वाड कहा जाता है। और क्वाड लीडर समिट 2023 जो था ये हिरोशिमा जापान में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की? क्वाड लीडर समिट की इन चारों देशों का जो समूह है, इसकी जो एक समिट हुआ था, सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने की। एंथनी एल्बनीज ने क्वाड समिट की जो है अध्यक्षता की है। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, इन सभी लोगों ने हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हैं। काशी तेलुगु संगमम, काशी तेलुगु संगमम महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। काशी तेलुगु संगमम का आयोजन कहाँ पे हुआ? वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन, इसको भी याद रखेंगे, बांग्लादेश के ढाका में इसका आयोजन हुआ। थीम क्या था इसका? लचीले भविष्य के लिए शांति, समृद्धि और साझेदारी। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन वॉशिंगटन में किया गया, वॉल्टरी कन्वेंशन सेंटर वॉशिंगटन में। इसमें क्या हुआ है, जो महत्वपूर्ण चीज है याद रखने योग्य, वो ये है कि भारत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है भारत बायोटेक,
इस भारत बायोटेक को बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड जो है वो इस वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस के दौरान दिया गया। ठीक है, तो कंपनी का नाम भारत बायोटेक, इसको बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड मिला है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, क्योंकि ये पहला सम्मेलन है तो महत्वपूर्ण हो जाता है, न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ। और किसके द्वारा ये सामूहिक रूप से आयोजित किया गया था, तो ताजिकिस्तान और नीदरलैंड की सरकारों के द्वारा जो है संयुक्त रूप से जो है इसका आयोजन किया गया। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एसएमई सम्मेलन 2023, इसकी बात करते हैं, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। प्रमुख भागीदार राज्य रहा इसमें मध्य प्रदेश, और सहयोगी भागीदार के रूप में उत्तर प्रदेश ने इसमें हिस्सा लिया। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एसएमई सम्मेलन, याद रखेंगे। ग्लोबल मिलेट्स, मिलेट्स यानी श्री अन्न, तो श्री अन्नों से जुड़ा हुआ ग्लोबल जो सम्मेलन था 2023 का नई दिल्ली में संपन्न हुआ। और इस अवसर पर आईसीएआर यानी आईसीएआर के अंतर्गत भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान जो है उसको वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया। ठीक है, वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र इसको घोषित किया गया। पहला पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट 2023, ये ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज, डब्ल्यूएचओ और वाइटल स्ट्रेटजीज द्वारा लंदन यूके में आयोजित किया गया। 31वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 की बात करते हैं, इसकी तिथि थोड़ी सी आप देख लेंगे, तिथि याद रखेंगे, 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक चला था। 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक चला था। थीम क्या थी इसका, आजादी का अमृत महोत्सव, और इसका जो गेस्ट ऑनर कंट्री था वो था फ्रांस। अतिथि देश के रूप में किसने हिस्सा लिया, फ्रांस ने हिस्सा लिया। जो नई दिल्ली का विश्व पुस्तक मेला है ये एफ्रो एशियन क्षेत्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बुक फेयर है। ठीक है, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है। और ये किसके सहयोग से या किसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है, ये नेशनल बुक ट्रस्ट, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आईटीपीओ के सहयोग से जो है आयोजित किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, तिथि विशेष रूप से याद रखेंगे, 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 के बीच में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, इसकी थीम थी ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा, ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा। ठीक है, कहां पे आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, भोपाल में। भोपाल में इसका आयोजन किया गया, किसके द्वारा, ठीक है, तो इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडेक्स स्टडीज के सहयोग से। 8वां रायसीना डायलॉग इंपॉर्टेंट है, 8वां रायसीना डायलॉग इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। 8वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ये किससे संबंधित है, ये भू राजनीति और भू सामरिक मुद्दे पर भारत का एक मुख्य सम्मेलन है रायसीना डायलॉग, जो कि नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। उद्घाटन सत्र जो था इसका, इसकी मुख्य अतिथि थी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। बायो एशिया 2023 की बात करते हैं, एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन बायो एशिया है। बायो एशिया जो है किस प्रकार का सम्मेलन है, ये एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन है। इसके 20वें संस्करण का आयोजन हुआ है हैदराबाद में। ठीक है, इसके 20वें संस्करण का आयोजन हैदराबाद में हुआ है। थीम क्या थी इसकी, एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। ये बायो एशिया 2023 की थीम थी। इसके बाद में 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023, ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी TERI द्वारा, इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। थीम थी इसकी मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन, इसका थीम था। 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन जो है ये भी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। थीम इसकी याद रखेंगे, अमृतकाल डिजिटल इंडिया @100। 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला इंपॉर्टेंट है। 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 इंपॉर्टेंट है, फरीदाबाद हरियाणा में ये संपन्न हुआ। थीम स्टेट क्या था इसका, तो थीम स्टेट जो थे, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य हैं उनको थीम स्टेट इसमें बनाया गया। भागीदार देश जो था इसमें वो था जितने भी हमारे संघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य देश हैं वो इसके भागीदार देश थे 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन महत्वपूर्ण, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो था ये कहाँ पे आयोजित किया गया, ये फिजी में आयोजित हुआ। कहाँ पे आयोजित हुआ, ये फिजी में आयोजित हुआ। विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से जो है इसका आयोजन किया गया। इसका मुख्य विषय था हिंदी, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम
मेधा तक, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। तो यहां से अब स्टार्ट हो जाते हैं आपके संधि और समझौते। तो संधि और समझौतों में क्या महत्वपूर्ण है, क्या नहीं महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ पूरी कथा को न पढ़ते हुए आप इसके कीवर्ड याद रखेंगे, ठीक है। कीवर्ड मैं आपको बताते चलूंगा। भारत गुयाना के बीच में समझौता। अब बार बार मैं समझौता नहीं बोलूंगा, अब थोड़ा सा इसको जल्दी खत्म करेंगे। भारत और गुयाना के बीच में जो समझौता हुआ है वो किससे रिलेटेड है? हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग से रिलेटेड है। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग, ध्यान रखेंगे, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग भारत गुयाना के बीच में समझौता हुआ है। भारत सऊदी अरब के बीच में जो समझौता हुआ है वो किसको लेकर के हुआ है? वो डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में सहभागिता को लेकर के हुआ है। डिजिटलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में सहभागिता को लेकर के भारत सऊदी अरब के बीच में समझौता हुआ है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, ठीक है, और भारत गणराज्य के बीच में, तो अमेरिका और भारत के बीच में जो समझौता हुआ है वो इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेटिव इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, इनोवेटिव हैंडशेक के माध्यम से नवाचार के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है, ठीक है। कीवर्ड सिर्फ आपको देख लेने हैं, जिससे कि थोड़ा सा याद करने में भी आसानी रहेगी और समय भी बचेगा। उत्तराखंड में जलवायु अनुकूल विद्युत प्रणाली विकास परियोजना के लिए समझौता हुआ है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक जो है एडीबी, इसके बीच समझौता हुआ है, ठीक है। भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में समझौता हुआ है। और ये समझौता किससे रिलेटेड है? ये 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण से जुड़ा हुआ समझौता है। और ये ऋण का प्रयोग कहां पे किया जाएगा? उत्तराखंड में जलवायु अनुकूल विद्युत प्रणाली के विकास के लिए। उत्तराखंड में जलवायु अनुकूल विद्युत प्रणाली के विकास के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण का प्रयोग किया जाएगा। याद रखेंगे, भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक। रक्षा मंत्रालय भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल, ठीक है। रक्षा मंत्रालय के बीच और भेल के बीच में, रक्षा मंत्रालय और भेल के बीच में जो समझौता हुआ है वो किसको लेकर के हुआ है? वो हुआ है 16 उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट, ठीक है, और उससे जुड़े हुए सहायक उपकरणों की खरीद से जुड़ा हुआ समझौता है ये, ठीक है। ये किसके लिए खरीदे जा रहे हैं? 16 उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट, ये भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जा रहे हैं। किसके लिए? भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जा रहे हैं। कितना मूल्य है इनका? 2956.89 करोड़ रुपए, 2956.89 करोड़ रुपए। इसके बाद में आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत के आयुष मंत्रालय के बीच में समझौता हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आयुष मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के बीच में समझौता हुआ है। और ये समझौता किसको लेकर है? जो WHO है वो आयुष मंत्रालय के सहयोग से क्या करेगा? पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति 2025 से लेकर के 34 के बीच की जो रणनीति है वो तैयार करेगा। तो रणनीति की जो अवधि है विशेष रूप से याद रखेंगे, पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति, इसकी अवधि 2025 से 2034 तक रहेगी, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में इगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की आपूर्ति के लिए एक समझौता हुआ है। इगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की आपूर्ति के लिए समझौता हुआ है भारत और रूस के बीच में। किस किस के बीच में? भारत और रूस के बीच में। तो क्या हुआ इसमें? रूस के द्वारा भारत को हाथ से संचालित ये जो विमान रोधी मिसाइल है इसकी आपूर्ति करने से जुड़ा हुआ समझौता है। लाइसेंस के तहत मिसाइल का उत्पादन की अनुमति देने के लिए भी ये समझौता है, यानी भारत में जो है इसका उत्पादन भी किया जाएगा और रूस जो है भारत को हाथ से संचालित विमान रोधी मिसाइल की आपूर्ति भी करेगा, भारत में भी प्रोडक्शन होगा। इन दोनों से जुड़ा हुआ ये MOU है, ठीक है। अब जिसकी इसमें बात हो रही है, इगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, ये क्या है? ये एक प्रकार की मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली, संक्षेप में इसको बोलेंगे मैन पैड्स। मैन पैड्स मतलब आधा हिंदी का नाम है, आधा अंग्रेजी का नाम है। मैन यानी मानव, मैन मतलब मानव, पोर्टेबल, मैन पी का मतलब पोर्टेबल, ठीक है, मैन का मतलब मानव। तो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इसका पूर्ण नाम है, ठीक है। ये किसी व्यक्ति या टीम के द्वारा दुश्मन के विमान को गिराने के लिए दागा जा सकता है। भारत इटली के बीच में जो समझौता हुआ है वो किसको लेकर के हुआ है? जो भी श्रमिक हैं, छात्र हैं और जो भी प्रोफेशनल्स हैं, पेशेवर हैं, उनकी आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के, ठीक है, सुविधाजनक बनाने के लिए प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी से जुड़ा हुआ ये समझौता है। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन और शिक्षा मंत्रालय के बीच में समझौता हुआ है। और ये समझौता किसको लेकर है? कि सभी स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर के 12 तक का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें मतदाता
से जुड़ी हुई जो शिक्षा है और चुनावी लिटरेसी जो है, यानी चुनाव के बारे में जानकारी, मतदाता शिक्षा के बारे में जानकारी, इसका एक पाठ्यक्रम जो है वो कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन और शिक्षा मंत्रालय के बीच में एक समझौता हुआ है। पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षक पोत के निर्माण के लिए समझौता हुआ है। देखिए मैंने इंपॉर्टेंट पर वो लगा रखा है, यहाँ पे टिक लगा रखा है, जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो आपको साइन लगा दिखेगा इस पे, ठीक है। तो पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षक पोत के निर्माण के लिए समझौता हुआ है। किस किसके बीच में हुआ है? तो ये हुआ है सर रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बीच में। रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बीच में ये समझौता हुआ है। किसके लिए हुआ है? पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षक पोत के निर्माण के लिए, ठीक है। आईएनएस ब्यास के लिए मिड लाइफ अपग्रेड और उसे पुनः सशक्त बनाने के लिए समझौता, ये समझौता रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में हुआ है। इसमें क्या होगा कि जो आईएनएस ब्यास का नाम आ रहा है, इसमें आईएनएस ब्यास जो है ये ब्रह्मपुत्र श्रेणी का पहला ऐसा युद्धपोत होगा जो भाप के स्थान पर डीजल से पुनः संचालित किया जाएगा, ठीक है। भाप के स्थान पर किससे संचालित किया जाएगा? डीजल से संचालित किया जाएगा। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत गणराज्य और इसके अलावा अर्थव्यवस्था, वित्त और औद्योगिक एवं डिजिटल संप्रभुता मंत्रालय फ्रांस गणराज्य। मैंने इसको दो अलग अलग कलर से इसी वजह से कहा, कोई लंबा नाम था, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत गणराज्य और इसके अलावा अर्थव्यवस्था, वित्त और औद्योगिक एवं डिजिटल संप्रभुता मंत्रालय फ्रांस गणराज्य। इन दोनों के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में ये जो समझौता हुआ है ये किसको लेकर के हुआ है? ये डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को लेकर के हुआ है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को लेकर के समझौता हुआ है, जिसकी ज्ञापन की अवधि यानी समझौता की जो अवधि रहेगी वो 5 वर्ष रहेगी। 5 वर्ष रहेगी यानी 2023 से लेकर के 2028 तक रहेगी, ये याद रखेंगे। अभी इसकी मंजूरी मिली है, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, अभी जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी मिली है, ठीक है। इसका जो अभी हस्ताक्षर हुआ है नहीं हुआ है वो अभी थोड़ा इसके बारे में मुझे नहीं पता है। भारत डोमिनिकन, लेकिन आप याद रखेंगे समझौता ज्ञापन की अवधि 5 साल रहेगी, ठीक है। भारत डोमिनिकन गणराज्य के बीच में समझौता, ये जो है समझौता जो भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच में हुआ है ये किसको लेकर के हुआ है? समुद्री विज्ञान, ठीक है। समुद्री विज्ञान और चिकित्सा उत्पादों के विनियमन को लेकर के, समुद्री विज्ञान और चिकित्सा उत्पादों के विनियमन को लेकर के भारत डोमिनिकन गणराज्य के मध्य समझौता हुआ है। डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति हैं रकेल पेना रोड्रिगेज, ठीक है। ये भारत आई थी और इनकी भारत यात्रा के दौरान ही ये समझौता हुआ था। तो रकेल पेना रोड्रिगेज याद रखेंगे, डोमिनिकन रिपब्लिक की उपराष्ट्रपति हैं। महाराष्ट्र सरकार और विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के बीच में समझौता हुआ है। महाराष्ट्र सरकार और विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय के बीच समझौता हुआ है। ये समझौता किसको लेकर के हुआ है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नख था, बाघ नख, ठीक है, जिसको वो यूज करते थे, ठीक है, दुश्मनों पर हमला करने के लिए। तो बाघ नख जिसको अपने पंजे में पहना जाता था, हाथ के पंजे में पहना जाता था, उसको वो कहाँ है? वो विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में है, लंदन में। तो वहां से उसको मुंबई वापस लाने के लिए जो है दोनों के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और देखिए जब करंट अफेयर्स के मैंने राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ा है, या पिछले जितने भी करंट अफेयर मैंने आपको बताए उसमें एक चीज आपने देखी होगी, मतलब मराठा वंश से जुड़े हुए काफी करंट अफेयर आए हैं। मतलब 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जो कि शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ठीक है, इधर से आप देखेंगे तो ये अहिल्याबाई, ये थोड़ा इनसे जुड़ी हुई चीजें जो हैं वो काफ़ी पूछी गई हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि थोड़ा सा इनसे जुड़ी हुई जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है, मराठों का उत्कर्ष या मराठों का उदय, इसमें से इनके बारे में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, बेसिक टर्म वाली जो चीज़ें हैं उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में हुआ है ये समझौता। कहाँ पे हुआ है? तिरुनेलवेली जिले में हुआ है। ये किसको लेकर के है? ये 25 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक आधारित बिजली संयंत्र के निर्माण और संचालन को लेकर के है। इसके लिए लगभग 1.2 बिलियन भारतीय रुपए और लगभग 14.7 मिलियन डॉलर पैसे बन जाते हैं। ये इसका एक ऋण से जुड़ा हुआ समझौता है, दीर्घकालिक ऋण से जुड़ा हुआ समझौता है, ठीक है। किसके साथ में हुआ है ये? एशियाई विकास बैंक के साथ में हुआ है, ठीक है। फोर्थ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और एशियाई विकास बैंक के साथ में जो है ये समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार और नुएवो लियोन राज्य मैक्सिको, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार और मैक्सिको के नुएवो लियोन राज्य के बीच में समझौता हुआ है। किस चीज को लेकर के हुआ है? टूरिज्म को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, फार्मा और मेडिकल क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट को लेकर के ये समझौता हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है तो आपको
पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिवर्स बना करके क्वेश्चन दे सकता है कि पर्यटन यानी अगस्त 2023 में पर्यटन, बुनियादी ढांचा, फार्मा और चिकित्सा क्षेत्रों में निवेश को लेकर के एक समझौता ज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ में किया या किस विदेशी राज्य के साथ में किया। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय रेलवे, सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान और इसके अलावा आईआईटी मद्रास, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है। किसको लेकर के हुआ है ये? भारत 5G टेस्ट बेड स्थापित करने को लेकर के हुआ है। और भारत 5G टेस्ट बेड की स्थापना की कहां पे जाएगी? तो ये सिकंदराबाद में की जाएगी। IUCN, SSC और WTI के बीच में समझौता हुआ है। किसको लेकर के समझौता हुआ है? जो है दक्षिण एशिया में पहला क्षेत्रीय सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल स्थापित करने को लेकर के। साउथ एशिया में पहला क्षेत्रीय सेंटर, ठीक है, रीजनल सेंटर किसके लिए? स्पीसीज सर्वाइवल के लिए जो स्थापित किया जाएगा, उसको लेकर के समझौता हुआ है IUCN और WTI के बीच में। IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, SSC जो जहां पे दे रखा है इसका मतलब है सीरीज स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, ठीक है, इसके बीच में। और भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट यानी WTI, इनके बीच में ये समझौता हुआ है। और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि साउथ एशिया का जो पहला रीजनल सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल है वो स्थापित कहाँ किया जाएगा? साउथ एशिया में। साउथ एशिया में इसकी स्थापना भारत में की जाएगी। ठीक है, भारत में इसकी स्थापना की जाएगी और ये विश्व का 10वां और साउथ एशिया और भारत में अपनी तरह का पहला सेंटर होगा, पहला रीजनल सेंटर होगा। इस वजह से ये महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, गुजरात सरकार, वन वेब इंडिया कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ है। ये किसको लेकर के हुआ है? भारत की पहली निजी सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने के लिए। भारत की पहली निजी सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, गुजरात सरकार, वन वेब इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच में ये समझौता हुआ है। और इस समझौता ज्ञापन के तहत जो वन वेब कंपनी है वो सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ पे स्थापित करेगी, ये महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। तो ये गुजरात के मेहसाणा जिले के जोताना तालुका में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद में आते हैं संघ और संगठनों के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी कीवर्ड आप देखेंगे कि कोई भी संघ या कोई भी संगठन या कोई भी संस्था क्यों चर्चा में है या कौन सी चीज उस संस्था से जुड़ी हुई आपको याद रखनी है। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं BEL की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे। ठीक है, तो ये जो है इसलिए चर्चा में है कि भारतीय सेना के लिए 10 वर्षों की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद जो है इस कंपनी से करी जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय का एक अनुबंध जो है इसके साथ में किया गया है, BEL के साथ में किया गया है। इसके बाद में आता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद, भारत जो है इस परिषद के लिए हुए चुनाव में 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए 2024-25 के लिए सर्वाधिक मतों के साथ में दोबारा से चुना गया है 1 दिसंबर 2023 को। यानी भारत जो है IMO का क्या बन गया है? IMO का IMO में जो है एक सदस्य के रूप में जो है इसका चुनाव हुआ है। और पहले भी जो है इसका कार्यकाल था, ये दूसरा कार्यकाल है इसका। ठीक है, दोबारा से इसका चुनाव हुआ है 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 2024-25 के लिए। इसके बाद में आता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन रोम में स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के मुख्यालय में आयोजित इस कमीशन की कार्यकारी समिति की 46वीं बैठक में भारत सर्वसम्मति से एशियाई क्षेत्र के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO, भारत जो है वैश्विक चीनी क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए 2024 के लिए इस संगठन का अध्यक्ष बना है। 2024 के लिए भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। और अध्यक्ष इसको किस लिए बनाया गया है कि वैश्विक मतलब पूरे विश्व में जहां जहां चीनी का प्रोडक्शन होता है तो चीनी वाले जो क्षेत्र हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भारत को जो है अध्यक्ष बनाया गया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए इस आयोग का 33वां सम्मेलन जो है भारत की मेजबानी में न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके बाद में फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। तो फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस जो कंपनी है ये नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से टाइप प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी बनी है। पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, जिसको नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा टाइप प्रमाणन जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, साब जो है क्यों चर्चा में है? साब जो है एक स्वीडन की कंपनी है, SAAB जो नाम लिख रहा है साब,
ये स्वीडन की कंपनी है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको देखेंगे आप। स्वीडन की ये जो कंपनी है, ये भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफटीआई हासिल करने वाली, 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी है। और ये पहला मौका होगा जब ये कंपनी स्वीडन के बाहर कार्ल गुस्ताफ M4 राइफल का निर्माण करेगी। राइफल का नाम याद रखना, कार्ल गुस्ताफ M4 राइफल। ये किसके द्वारा निर्मित की जाती है? साब कंपनी जो कि स्वीडन की है, इसके द्वारा निर्मित की जाती है। इंडसइंड बैंक क्यों चर्चा में है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक फ्रेमवर्क स्टार्ट किया गया, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, ठीक है, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। इसके तहत आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में सक्रिय होने वाला पहला बैंक बना है इंडसइंड बैंक। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इस नेटवर्क के 18 सदस्यीय संचालन समूह का सदस्य बन गया। यानी भारत का जो प्रतिस्पर्धा आयोग है सीसीआई जो है, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क का सदस्य बना है। स्वर बैंक, स्बर बैंक, ठीक है, स्पर बैंक जो है ये रूस का बैंक है। स्पर बैंक जो है ये रूस का बैंक है और सेबी के साथ में रजिस्ट्रेशन कराने वाला ये पहला रूसी बैंक बना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेबी के साथ में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के साथ में रजिस्ट्रेशन कराने वाला पहला रसियन बैंक बना है स्बेर बैंक, ठीक है। इसके बाद में एनटीपीसी लिमिटेड की बात करते हैं। फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाला पब्लिक सेक्टर का एकमात्र उपक्रम है, यानी पब्लिक सेक्टर का जो यूनिट है वो एनटीपीसी लिमिटेड है। फोर्ब्स के द्वारा इसको विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता, नियोक्ता मतलब जो दूसरों को काम देते हैं, रोजगार देते हैं। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, ये जो है भारत जो है तीसरे कार्यकाल के लिए, भारत जो है लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से चुना गया है। तीसरे कार्यकाल के लिए भारत को चुना गया है और यहाँ विशेष रूप से, क्योंकि स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न यहाँ से बन सकता है, बहुत ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है, आपके क्राइटेरिया में आ रही है। तीसरी बार अध्यक्ष के रूप में AIBD के अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में आपसे ये पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट में ये दे रखा हो सकता है कि भारत इससे पहले 2 कार्यकाल जो है कब से कब तक थे भारत के। तो पहला कार्यकाल भारत का अध्यक्ष के रूप में था 2018 से लेकर 21 तक, दूसरा कार्यकाल 2021 से लेकर के 23 तक। बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, 2018 याद रखेंगे, 18 से 21 तक रहा, 21 से 23 तक रहा। अब 2023 में फिर दोबारा से तीसरे कार्यकाल के लिए AIBD के अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC, ये जो संस्था है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, इसको 10 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है 10 सालों के लिए। इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क, इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क, यहाँ पे याद रखेंगे जो CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, हमारी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है, ये अकादमी आधिकारिक तौर पर जो है इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल हो गई है। और कौन से सदस्य के रूप में शामिल हुई है? 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुई है। इसके बाद में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये एशिया ट्रांजेक्शन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला भारत का पहला सदस्य बना है। भारत का पहला सदस्य बना है जो कहाँ शामिल हुआ है? एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC जो है ये रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली यानी ABMS, रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला, सर्टिफाई होने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बना है ONGC, याद रखेंगे, ठीक है। HDFC बैंक, HDFC बैंक जो है इसने विलय कर लिया है अपना HDFC लिमिटेड के साथ में। देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, HDFC जब स्टार्टिंग में शुरू किया गया था तो ये केवल हाउस से यानी हाउसिंग से जुड़ा हुआ फाइनेंस प्रदान करता था। बैंकिंग के क्षेत्र में इसने बाद में काम करना स्टार्ट किया है। तो इसकी एक तरह से कह सकते हैं इसका एक पार्ट था जो केवल हाउसिंग के लिए लोन प्रोवाइड करता था, एक पार्ट इसका पूरी तरीके से कह सकते हैं बैंकर के रूप में काम करता था। दोनों का विलय हो गया आपस में, दोनों ही इसी की एक तरह से कह सकते हैं शाखाएं थी, दोनों का विलय कर दिया गया। और विलय के बाद में HDFC जो है 154 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण को पार कर गया, ठीक है। और इसी के साथ में जो HDFC है ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा
ऋणदाता बन गया है। और इसके साथ साथ ऐसे पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो एसबीआई का जो मार्केट कैप है वो सबसे बड़ा है। प्राइवेट सेक्टर में ये सबसे बड़ा बैंक बन गया एचडीएफसी बैंक, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद में आता है आपका सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सार्वजनिक क्षेत्र का ये जो उपक्रम है ये डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क में शामिल हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप, ये महत्वपूर्ण है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप विदेश मंत्रालय द्वारा भारत के इस समूह के किस समूह के ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के किस समूह में शामिल होने की घोषणा की है? ये चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है। चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है। कौन सा ग्रुप शामिल हो गया है? ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप, ठीक है। विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा जो है ये ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप प्रक्रिया के लिए शेरपा के रूप में नामित किए गए हैं। इसके बाद में यूनेस्को का नाम आता है। यूनेस्को जो है यूनेस्को का नाम आता है संयुक्त राष्ट्र के इस घटक निकाय के गवर्निंग बोर्ड द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को यानी यूएसए को पुनः सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए सहमति व्यक्त की है। नेहरू मेमोरियल म्यूजिक एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल करके कर दिया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। इसके बाद में आती है ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2023 की रिपोर्ट। ब्रांड फाइनेंस इंडिया की रिपोर्ट, इसमें जो टॉप 5 सबसे मूल्यवान ब्रांड हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। सबसे ऊपर है टाटा जो ग्रुप है, इसके बाद में इन्फोसिस, इसके बाद में एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम, एयरटेल आता है चौथे स्थान पर और पांचवें स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। और जो सबसे मूल्यवान ब्रांड है टाटा, इसका जो पूरा कह सकते हैं बर्थ है वो है 26.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नागपुर, तो नागपुर का जो एम्स है वो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी NABH के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स बना है, ये महत्वपूर्ण है। केंद्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क, टीकों के परीक्षण के लिए भारत जो है इस नेटवर्क में शामिल हुआ है। नाम क्या है इसका? केंद्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क। जीएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, जीएसडब्ल्यू ग्रुप की ये जो कंपनी है जीएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, ये अपने ऑटोमेटिव स्टील उत्पादों के लिए ग्रीन प्रो इको लेबल प्राप्त करने वाली पहली जो है कंपनी बन गई है। एयर विस्तारा के बारे में बात करते हैं। एयर विस्तारा जो है ये एयरलाइन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF फ्यूल का इस्तेमाल करके एक विमान पर वाणिज्यिक घरेलू उड़ान संचालित करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बनी है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। और आज का जो कह सकते हैं अंतिम पार्ट संक्षिप्त की का विधि न्याय, इसके बाद में ऐसी बात नहीं कि संक्षिप्त के पार्ट नहीं, 7-8 पेज का एक पोर्शन बचा है, उसमें ज़्यादातर क्या चीज़ें हैं, आपके दिवस हैं, इसके अलावा आपकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो हाल ही में चर्चाओं में रही हैं, और कुछ विविध से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो थोड़ी सी अलग बिल्कुल ज़्यादा ही फैक्चुअल चीज़ें हो जाएंगी, तो उसको मैंने अलग रखा है, ठीक है। छोटा सा वीडियो आएगा एक, उसमें वो उसको कंप्लीट करा दूंगा। विधि न्याय, इसमें विशेष रूप से जो 4-5 जो विधेयक हैं, बिल हैं या अधिनियम है, वो महत्वपूर्ण है, उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये अभी लेटेस्ट के हैं कुछ, जैसे दूरसंचार विधेयक 2023 राज्यसभा के द्वारा 21 दिसंबर 2023 को ये पारित कर दिया गया, दूरसंचार विधेयक। और दूरसंचार विधेयक ये किन किन विधेयकों का स्थान लेगा, मतलब रिप्लेस कर दिया गया है कुछ पुराने विधेयकों को, अधिनियमों को, तो ये किन किन का स्थान लेगा? ये भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933, टेलीग्राफी तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950, इनका स्थान ले लेगा दूरसंचार विधेयक 2023। इसके अलावा जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई एक्ट 1997 है, उसमें इसके द्वारा संशोधन किया जाएगा। दूरसंचार विधेयक किस अधिनियम में संशोधन करेगा? ट्राई अधिनियम 1997, इसमें तो ये संशोधन करेगा। और जो पुराने अधिनियम है, भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफी तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950, इनके स्थान पर ये विधेयक इनको कह सकते हैं ये पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा। इस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो आपके समझने की है, वो ये है कि इस विधेयक के यानी अधिनियम बनने के बाद में क्या होगा कि कोई भी देश, ठीक है, केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी देश या व्यक्ति के टेलीकॉम से जुड़े हुए उपकरण, जिसमें आपका मोबाइल भी आ सकता है, जिस पर बैठ करके आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ये भी आपका टेलीकॉम से जुड़ा उपकरण है, इस उपकरण को निलंबित कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है, इसका अधिकार जो है गवर्नमेंट को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पर भी थोड़ी सी कुछ विवाद की चीजें आ रही थी जब ये बिल आया था,
कि इसके द्वारा कहीं ना कहीं सरकार क्या कर रही है कि जो भी यूट्यूबर हैं ये भी इसके दायरे में आएंगे, न्यूज़ एजेंसी ये भी इनके दायरे में आएंगी अगर वो कुछ ऐसा छापते हैं जिससे कहीं ना कहीं सरकार एक तरह से, मतलब मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ जो नहीं करना चाहिए, या मतलब एक तरह से वो एक कह सकते हैं लीगल वर्ड नहीं है कि सरकार अगर उस चीज़ से सहमत नहीं होगी तो उसको बैन कर सकती है। कायदे से वर्ड क्या होना चाहिए कि जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं देश की एकता अखंडता या जो देश की एकता अखंडता इंटीग्रिटी के खिलाफ जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बैन करी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अक्सर करके थोड़ा, क्योंकि मीडिया का स्तर जो है अपने देश में, पॉलिटिकल मत लेना बयान को, क्योंकि मैं बिल्कुल न्यूट्रल आदमी हूँ, ठीक है। सही को सही कहो, शिक्षित होने का मतलब क्या है, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे मतलब कोई भी संस्था हो। अगर वो कोई अच्छा काम करती है तो उसकी तारीफ करी जानी चाहिए, लेकिन वही आदमी कोई गलत काम करता है तो उसका विरोध भी किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि ये चीज़ें राष्ट्रीय सुरक्षा के कहीं न कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए वो किसी भी देश या व्यक्ति के टेलीकॉम से जुड़े हुए उपकरण को निलंबित या प्रतिबंधित करने का अधिकार जो है सरकार को उससे मिल जाएगा इस बिल से। केंद्रीय माल और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा के द्वारा 20 दिसंबर 2023 को पारित कर दिया गया। ये विधेयक किस अधिनियम में संशोधन करता है, तो ये केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करता है। अपीलीय अधिकरण का जो अध्यक्ष होगा इसकी आयु सीमा पहले 67 ईयर थी, उसको बढ़ा करके 70 वर्ष कर दिया गया है। और जो सदस्य होंगे इसके अपीलीय अधिकरण के उनकी आयु सीमा 65 वर्ष थी, उसको बढ़ा करके 67 वर्ष किए जाने का प्रावधान जो है केंद्रीय माल और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 में किया गया। इसके बाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023, ये भी काफी चर्चा में है, इस पर भी काफी विवाद चल रहा है, ठीक है। विधेयक के प्रावधान क्या है कि जो हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन होगा, यानी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, उनकी जो नियुक्ति की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी, वो चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब यहाँ पर विवादित जो चीज़ है या जिस पर सबसे ज़्यादा जो है विवाद चल रहा है, बहुत विपक्षी पार्टियां भी जो है इस पर उंगली उठा रही हैं, तो उसका कारण क्या है कि जो चयन समिति होगी, जिस चयन समिति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चयन किया जाएगा और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का चयन किया जाएगा, उस समिति में अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री, यानी, और इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल का उसमें एक मंत्री होगा, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा या सबसे बड़े दल का नेता होगा वो उसमें शामिल होगा, तो ये जो है उसमें शामिल होंगे। तो इसमें एक चीज़ देखिए आप, इसमें वास्तव में विचारणीय चीज़ है, चिंता करने वाली बात है कि चुनाव किसका हो रहा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाना है। अब समिति में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। एक प्रधानमंत्री हो गए, एक हो गया आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल का मंत्री हो गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल का मंत्री वही काम करेगा जो प्रधानमंत्री बोलेगा, और एक हो गया उसमें लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता। अब मान करके चलिए किसी व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाना है, तो अगर यहाँ पर जैसे दो व्यक्ति एक ही चीज़ के फेवर में हैं और एक व्यक्ति अगर उस चीज़ के फेवर में नहीं है तो इसकी बात कौन सुनेगा भाई। तो यहाँ कम से कम बराबर बराबर कर लेते, है ना, या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति कर लेते जो कि सरकार से अलग हों, मतलब एक तरह से पॉलिटिकल लोग ना हो, है ना, तो ये ठीक रहता। लेकिन अब मान के लिए प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाना चाहते हैं, तो ये व्यक्ति जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो मंत्री है, ये व्यक्ति प्रधानमंत्री के खिलाफ जा सकता है, नहीं जा सकता। तो सीधे सीधे शब्दों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्तों के पद पर जो नियुक्त होगा व्यक्ति, वो वही व्यक्ति नियुक्त होगा जिसको प्रधानमंत्री चाहेगा। तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है और इसको उठाने का कारण जायज भी है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद में बिहार पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है क्योंकि बिहार की न्यूज़ है, तो हल्का हल्का सा इसमें देख लीजिए। इसमें क्या है, जो विधेयक है इसमें जातिगत आरक्षण को 50% से बढ़ा करके 65% करने का प्रावधान किया गया। जातिगत आरक्षण को 50%, जो कभी 50% दे रखा है, 50% से बढ़ा करके उसको 65% करने का प्रावधान किया गया। इसमें जो एससी है उनके लिए 20%, एसटी के लिए 2%, ओबीसी के लिए 25% और पिछड़ा वर्ग को 18% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके अलावा एक कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग जो होता है, उसको भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो बिहार में जो कुल आरक्षण हो जाएगा 65% तो ऊपर वाला हो गया, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी इसको लेकर के हो गया आपका 65%। 10% वाला इसमें ईडब्ल्यूएस का जुड़ जाएगा, तो 75% जो है कुल आरक्षण हो जाएगा बिहार में, ठीक है। तो उससे जुड़ा हुआ है ये, इसको एक बार देख लीजिएगा।
इसके बाद में आता है आपका समलैंगिक विवाह को कानूनी वैधता के संबंध में फैसला दिया है उच्चतम न्यायालय ने। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस संबंध में फैसला सुनाया है। उन्होंने फैसला दिया है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता नहीं दी जा सकती है। समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी समलैंगिक कपल होगा वो साझा रूप से बच्चा गोद नहीं ले सकता, मतलब उसको बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ये राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पोर्टल में शामिल हो गया। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इसको 11 अगस्त 2023 को जो है मंजूरी मिल गई और ये अधिनियम बन गया। ये अधिनियम किस अधिनियम में संशोधन करेगा? ये राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन करेगा। 1991 वाले अधिनियम में इसके द्वारा संशोधन किया जाएगा। यहाँ से 2-3 चीज़ें, क्योंकि ये एनसीआर से जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा 2-4 चीज़ें देख लेना। यूपी में एनसीआर के अंतर्गत यूपी के कितने वो आते हैं, जिले आते हैं, ये एक बार देख लीजिएगा। एनसीआर के वैसे मैंने आपको बता दिया है, शायद मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले बता रखी, देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। तो ये थोड़ी ऐसी जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो इनको पता होना चाहिए। मुझे याद आ गया, राष्ट्रीय वाले जब करंट अफेयर्स हम कर रहे थे मैंने इसके बारे में आपको जो जरूरी जानकारी है वो दे दी है। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा? इस अधिनियम में राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें जो राष्ट्रीय लोक सेवा प्राधिकरण होगा, राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण होगा, उसमें दिल्ली के सीएम रहेंगे, मुख्य सचिव दिल्ली रहेंगे और प्रधान गृह सचिव दिल्ली, ये जो है राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण में शामिल होंगे। यह प्राधिकरण क्या काम करेगा? अधिकारियों के स्थानांतरण, नियुक्ति और अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिश देने का काम करेगा। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023 राष्ट्रपति के द्वारा 11 अगस्त 2023 को इसको मंजूरी दे दी गई। इस अधिनियम के द्वारा जन्म और मृत्यु अधिनियम 1969 में संशोधन किया जा रहा है। इस अधिनियम के अनुसार यह कहा गया है कि जो रजिस्ट्रार जनरल होगा वो पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का काम करेगा। जैव विविधता संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा 3 अगस्त 2023 को इसको मंजूरी दे दी गई और इसके द्वारा किस अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है? तो वो है जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन इसके द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग अधिनियम 12 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। ये क्या काम करता है? जो राष्ट्रीय परिचर्या प्रसूति विद्या आयोग अधिनियम बना है, ये भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 को निरस्त करने का काम करता है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग यानी राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग के गठन का प्रावधान है और इस आयोग में कितने सदस्य होंगे? 29 मेंबर इसमें होंगे। इसके बाद में अंतिम जो आपकी स्लाइड है वो बची है, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023 11 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी इसको दे दी गई। ये अधिनियम दंत चिकित्सा अधिनियम 1948 को निरस्त करने का काम करता है। केंद्र सरकार जो है 33 सदस्यीय राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग बनाएगी और दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद की स्थापना भी करेगी। ये प्रावधान जो है इस अधिनियम में दे रखे हैं। अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम 12 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यह अधिनियम विज्ञान और इंजीनियरिंग और अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 को निरस्त करता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या और प्रावधान है? इसके द्वारा यानी इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी NRF की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में आता है भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन अधिनियम 2023 इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिली 11 अगस्त 2023 को, मैंने निशान लगा रखा है जहां जहां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया है कि जो IIM होते हैं हमारे इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो होते हैं, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जो होते हैं उनको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित कर दिया गया है। जितने भी IIM है वो क्या है? हमारे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। और ये किस अधिनियम के तहत करे गए हैं? भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा। इसके बाद में आता है तेलंगाना किन्नर अधिनियम 1919। तो 1919 का ये एक्ट था, तेलंगाना उच्च न्यायालय के द्वारा इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है 6 जुलाई 2023 को, इम्पोर्टेंट है। और इसको असंवैधानिक घोषित करने का जो फैसला था वो किसने लिया? तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति CV भास्कर रेड्डी, इनकी पीठ ने यह फैसला दिया है। विधि आयोग की 22वीं रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में राजद्रोह से संबंधित IPC की धारा 124A को बनाए रखने की सिफारिश की गई है, ठीक है। 124A में राजद्रोह के बारे में बताया गया है। कुछ इसमें परिवर्तन करे गए हैं, रिपोर्ट में सिफारिश करी गई है, मतलब रिपोर्ट में कुछ चीज़ों के लिए सिफारिश करी गई है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश ये है कि राजद्रोह की कैटेगरी में जो भी मामले आते हैं उसमें अधिकतम जेल की सज़ा 3 वर्ष है या आजीवन कारावास है।
ये मौजूदा समय में है, तो इस अवधि को बढ़ा करके, यानी 3 साल की अवधि है, इसको बढ़ा करके 7 साल आजीवन कारावास करने की सिफारिश की गई है। ठीक है, विधि आयोग की 22वीं रिपोर्ट में ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और आज का क्लास कैसा लगा, इस संबंध में अपने विचार, अपने जो भी कमेंट हो, अपनी जो फीडबैक है, रिस्पॉन्स है, वो कमेंट सेक्शन में देना न भूलिएगा। वैसे आप कमेंट्स जो है नहीं करते हैं आप, मतलब मैं ये नहीं कहता कभी पॉजिटिव चीज़ें ही आए, ठीक है, क्योंकि अपनी गलतियों के बारे में पता होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जहाँ जहाँ दिक्कतें कर रही हैं, देखिए कभी कभी टेक्निकल जो चीज़ें हैं, बहुत ज्ञान कम रखता हूँ मैं ये तकनीकी चीज़ों में। सारी वो वीडियोस जो आपको मिल रही हैं सारी मोबाइल से बनी हुई हैं, कोई विशेष प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जा रहा है। तो इसमें कभी कभी हो सकता है थोड़ा सा आपको कभी वॉइस प्रॉब्लम जैसे हो जाती है, तो किसी दिन मैं माइक लगाना भूल गया, मैं डायरेक्ट पढ़ाने लग गया, मतलब मोबाइल में जो है नहीं लगाया माइक, और मैंने अपने कॉलर पे माइक लगा लिया, तो वो ध्यान रहा लेकिन मोबाइल में लगाना भूल गए। वीडियो पूरा वीडियो जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अब 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का वीडियो बन गया, उसके बाद में पता चला कि माइक ही नहीं लगाया। तो यार फिर दो तीन इतना समय नहीं मिल पाता कि फिर वो 3 घंटे की दोबारा से रिकॉर्ड करी जाए, है ना। तो कभी कभी ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उनको थोड़ा सा एडजस्ट किया कीजिए। बाकी आवाज़ इतनी है मेरी कि आप तक ठीक तरीके से पहुंच जाती होगी। अगर कभी थोड़ा बहुत शोर शराबा इधर उधर से आ जाए, भाई फैमिली वाले आदमी हैं हम, ठीक है। और ऐसा है नहीं कि सेपरेट अलग से मेरे लिए कोई मतलब ऐसा रूम बन रहा हो जहाँ पर मैं विशेष रूप से बैठ करके वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो सभी लोगों के बीच में रहता हूँ, इधर उधर बच्चे घुमा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए भी जो है आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजर रहा है और चीज़ें आगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, और कुछ एजुकेशन के मामले में या एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ बेटर करने की कोशिश करेंगे आगे। समय बताएगा, काम चल रहा है थोड़ा सा उस पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।